हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा कि अब तक झारखंड बोर्ड ने JCERT ने प्रथम सांविधिक परीक्षा यानी कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर होने वाले का मॉडल सेट 5 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का जारी कर दिया है और आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक मॉडल सेट का सॉल्यूशन सबसे पहले उपलब्ध करवाया जाएगा। झारखंड बोर्ड ने जो ऑफिशियली जारी किया गया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी को आप देख सकते हैं, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए। और ये सॉल्यूशन वाला जो PDF है इनको भी आप देख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन वाला PDF मैथ का क्लास 10वीं के प्रथम सेट पहला सेट का मैथ का कक्षा 10वीं का इसका सॉल्यूशन PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें एक पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपको हम वीडियो के अंत में या बीच में बता देंगे। आप पासवर्ड डालेंगे, इसका सॉल्यूशन वाला PDF खुल जाएगा आपके सामने। इस चैनल पर आपको सभी सेट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जैसे आज अब की बार पहला सेट है, उसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ दिनों में अपडेट कर देंगे उसमें, या फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी अपलोड करेंगे अगले सेट का तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और दूसरा सेट का भी आप सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर सकें। अभी तो नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद इसके डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। उन 5 सेटों को लिंक दे दिया करेंगे उसमें, या फिर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि कब हम अपलोड करने किए हैं। आप आसानी से देख के अच्छे मार्क्स कक्षा 10वीं मैट्रिक में ला सकते हैं जैक बोर्ड में। तो चलिए एक एक प्रश्नों को अब हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। किस तरह लिखा जा सकता है? चलिए 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें हम लोग। तो 120 को अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे यानी कि 2 से लगेगा 60 बार में, फिर 2 से लगेगा 30, फिर 2 से लगेगा क्या 15 और अंततः लगेगा 3 से, 3 बचे 15। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ये होगा, यानी कि पहला वाला क्या है, सही है इसमें। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, 360 और 657 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना दे रखा है? 9 दे दिया गया है। और बोला है कि इसका और इसका आपको लघुत्तम समावर्तक क्या होगा इसका बताना आपको। तो लघुत्तम समावर्तक LCM निकालना और HCF क्या है इसमें दोनों का दे दिया गया है। तो लिख लें हम लोग। तो एक सूत्र हुआ करता था, आपको शायद याद होगा, फिर पढ़ लें, आप पढ़े होंगे तो आपको याद जरूर होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता था HCF गुने LCM होता था, HCF गुने LCM होता था। तो ये सब दोनों का गुणनफल और HCF आपको यहाँ दे दिया गया है। कितना HCF दे दिया है? महत्तम समापवर्तक 9 दे दिया गया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 9 गुने LCM। अब यहाँ देखें ये गुना में है, इधर इसको ला दें, क्या हो जाएगा इसमें? 306 गुने 657 बटे 9 यानी कि बटे यानी कि भाग 9। ये गुने में था, इधर भाग में कर दिया यानी कि बटे में कर दिए, बराबर LCM। यानी कि इनको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा LCM क्या होगा उतना ही प्राप्त होगा। इसको 9 से कटा दें, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यहाँ 34 आता है। 34 गुना इतना करेंगे तो प्राप्त होगा आपको इतना प्राप्त होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यहाँ B नंबर सही है। अब चलिए तीसरे प्रश्न को सॉल्व करें। तीसरा प्रश्न में क्या है, 15 और 25 का क्या निकालना है? 15 और 25 का HCF निकालना है। तो कैसे निकलेगा? पहले HCF निकालने के लिए क्या करते थे? दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते थे। कर लें, यहाँ कर लिए, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ? 3 गुने 5 और 25 का कितना अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ? 5 का घात 2, यानी कि 3 का घात इसमें 2 और 5 का घात 1। तो HCF क्या होता था? हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़े थे कि HCF निकालने के लिए हम लोगों को कॉमन देखना पड़ता है, दोनों में है आखिर क्या। दोनों में देखिए, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, लेकिन दोनों में से कॉमन होना चाहिए सबसे
न्यूनतम घात होना चाहिए। न्यूनतम घात किसका है? 5 का घात 1 का। 5 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन न्यूनतम घात किसका है? 5 का घात 1 का। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। एचसीएफ कितना प्राप्त होगा? 5 होगा। तो इसमें क्या टिक करेंगे हम लोग? 5 करेंगे। इसी तरह चौथा प्रश्न है इसमें, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। ये सही होगा। देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, देखिए जैसे इसका किए, पहले भी किए थे 120 का, उसका गुणनखंड का क्रम को छोड़ देते हैं हम लोग। देखिए ये 5 गुना 3 हो सकता है, 3 गुना 5 हो सकता है। ये क्रम का यहाँ बोला है कि इसको छोड़ते हुए वो क्या होता है? अद्वितीय होता है, यानी कि कोई दूसरा आंसर उसका नहीं आ सकता है। जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, तो यही होगा। सिर्फ क्रम को क्या कर सकते हैं? इधर उधर कर सकते हैं। आंसर क्या निकलेगा? यही निकलेगा, अद्वितीय निकलेगा, यानी कि कोई दूसरा नहीं निकलेगा। यानी कि क्या होगा इसका आंसर? अद्वितीय। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यक का योग √2 और गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग पहले वीडियो में सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें कैसे सॉल्व होगा आपको ध्यान रखना है कि योग क्या दिया गया है। इसमें योग दिया गया है √2। क्या दिया है? √2। और गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? योगफल का आप सूत्र जानते होंगे। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता था -b/a होता था, और इसका क्या होता था? c/a होता था। c/a होता था। a यहाँ देखिए इसके नीचे 1 दे दें, और यहाँ देखिए a 3 होता है, और यहाँ क्या होता है? 1 होता है। तो इसको क्या बनाना है? इसको भी 3 बनाने के लिए यहाँ गुना 3 करना पड़ेगा, और ऊपर में भी गुना क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। तो √2 में गुना 3 कर देंगे तो 3 √2 हो जाएगा, और नीचे तो 3 है, यानी कि यहाँ a कितना है? 3 निकला। b कितना प्राप्त हुआ? -b बराबर इतना है, तो b बराबर क्या होगा? -3√2। और c कितना प्राप्त हुआ? यहाँ हमें c प्राप्त हो रहा है 1। तो इसका जो सूत्र होता था क्या होता था? ax² + bx + c होता था। द्विघात समीकरण होता है ना। तो a के जगह क्या लिखेंगे? यहाँ 3 लिखेंगे, और b के जगह क्या लिखेंगे? -3√2 लिखेंगे, और x और c के जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये आंसर होता है। तो ये कहाँ आंसर? देखिए ये है बिल्कुल, ये इसीलिए इसको सही किए हैं। ये बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। अब चलिए छठे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए छठे प्रश्न में क्या है? ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अभी हम लोग जस्ट बनाए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता था। यहाँ लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखे हैं इसमें? -b/a लिखे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? -b/a, यानी कि a नंबर सही होगा। a नंबर टिक किए हैं यहाँ। अब हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे। 7 में क्या है? किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? ये जो px के लिए ग्राफ यहाँ दे दिया गया, और इसका क्या बताने बोला है? शून्यक। यहाँ हमें देखना पड़ेगा ये px का जो ग्राफ है x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? काट रहा है। देखिए ये x अक्ष ये है, इसको एक भी बार ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये इसके समांतर है, यानी कि एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना है? 0 है। प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। 8 में है समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हो। और इसमें थोड़ा सा छूट गया है, इस जगह है यदि a1/a2 = b1/b2 = नॉट यानी कि इक्वल नॉट c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, 2 हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ जब भी इस तरह की कंडीशन आती है कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 हो, तो a1/a2 = नॉट b1/b2 होता है। तो क्या होता है? केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है, यानी कि कोई दूसरा हल नहीं होता। रेखाएं क्या करती है? एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करती है। और जब कभी A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 होता है तो क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता है और समांतर रेखाएं होती है। रेखाएं किस तरह की होती है, समांतर होती है। तो वही लिखे हैं, कोई हल नहीं होगा, ये सही होगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन इसमें है कि अगर दी तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है उसका। रेखाएं किस तरह की होती है, समपाती होती है। ये तीनों बिंदुओं को आपको याद रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत दिए गए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करें हम। प्रश्न 90 प्रश्न में क्या लिखा है, समीकरण युग्म इतना तथा इतना द्वारा निरूपित रेखाएं। कहता दो समीकरण दे दिया गया, इतना और इतना, किस तरह की ये रेखाएं निरूपित कर रही है, समपाती है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या लंबवत है। तो चलिए क्या करें हम, A1/A2 निकालना है। A1 कितना है, यहाँ 2 है, कितना है लिख लें इधर, कितना है 2 है। A1 कितना है 2 है, और A2 कितना है 3 है, और B1 कितना है -3 है, और B2 कितना है 4 है, और C1 कितना है, ये इधर 0 ही है, और C2 कितना है, ये 20 है। इधर आके हो जाएगा -20, यानी कि ये कितना होगा -20। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी आपस में दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, यानी कि नहीं A1/A2 बराबर है, नहीं B1/B2 बराबर है, नहीं C1/C2 बराबर है। जब दोनों तीनों आपस में नहीं बराबर हो, यानी कि ये हो, यानी कि एक दूसरे को बराबर हो, और तीसरा नहीं भी बराबर हो, यानी कि दो नहीं बराबर हो, A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, तो क्या होता है, वह केवल एक हल होता है। रेखाएं किस तरह होती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें क्या आंसर होगा इसका, प्रतिच्छेद करती है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े हैं। अब 10वीं प्रश्न में C के किस मान के लिए समीकरण युग्म में इतना बराबर इतना तथा इतना का अनंत हल होगा। अनंत मतलब क्या, अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ देखिए A1/A2, A1 कितना है, यहाँ C है, और A1/A2, A2 कितना है 6 है, और B1/B2, B1 कितना है, इसके साथ कुछ गुणांक नहीं है, यानी कि 1 है, -1 है इसके साथ, यानी कि -1 क्या, -2, और यहाँ C1/C2, यानी कि ये हो जाएगा इधर आके -2/-4। तो देख रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं हम, इसको लेना जरूरी नहीं है, इसको ले लें या फिर इसको ले लें, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम लोग इससे ही ले लेते हैं, इसको नहीं लिखते हैं यहाँ। तो क्या होगा, माइनस माइनस तो खत्म हो गया, ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2C बराबर 6, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि आंसर इसका कितना होगा 3 होगा सिर्फ। तो आंसर क्या होगा इसमें, सिर्फ 3 होगा। अब अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वीं प्रश्न क्या है हम लोगों का, समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल क्या है। तो हल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों को लिख लेना है। ये देखिए y का गुणांक इसमें 1 है। देखिए इधर तो पहले लिख लें, हम क्या करेंगे यहाँ, पहले दोनों को लिख लें, उसके बाद देखिए किसी एक को बराबर करना है यहाँ, या फिर x को बराबर कर दें, दोनों को सेम कर दें, या फिर y को कर दें। चलिए यहाँ y को कर देते हैं, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 2, यानी कि तब ना 2y होगा, इधर भी 2y होगा, तो इसमें गुना 2 करना पड़ेगा, और इसमें 1, तो इधर गुना कर दें 2, तो 2 दूना 4x माइनस 2y बराबर 5 दूने 10, और ये तो सेम उतना ही रहना है, 3x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए ये प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल, और 4 3 कितना हो गया 7x बराबर कितना 14 हो गया इधर। तो x बराबर क्या होगा 14/7, यानी कि 7 दूने 14। आंसर कितना प्राप्त होता है इसमें, x बराबर 2। x बराबर क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। और x का मान जब समीकरण 2 या 1 किसी में रख देते हैं तो प्राप्त क्या हो जाता है, जैसे कि इसमें x का मान कितना रख दें 2, इसकी जगह 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस y बराबर 5 बराबर 2 दूना 4 माइनस y बराबर 5। तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर क्या 5, और ये 4 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि y माइनस y बराबर 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा -1। तो x 2 और y की क्या प्राप्त हुआ हमें -1 प्राप्त हुआ। तो ये वही है, x बराबर 2 और y बराबर क्या, सॉरी इसमें आंसर में थोड़ा त्रुटि हो गया है, इसमें माइनस होगा। तो आंसर क्या आएगा, x बराबर 2 और y बराबर
1 प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न, ये आंसर सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देखें तो वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, किसका कोई हल नहीं होता, देखिए यहाँ किसका कोई हल नहीं होता, पहले लिखे थे हम लोग, उसका कोई हल नहीं होता है जिसकी समांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि एक दूसरे से सटे नहीं होते, संगत नहीं होते, असंगत होते हैं। दोनों क्या होते हैं, असंगत रहते हैं। सटे रहते संगत हो जाता है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे को सटे नहीं है, समांतर है, तो क्या है, वे असंगत है। तो क्या इसका आंसर होगा, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या होता है, वह असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। अब चलिए प्रश्न 13 को हल करें। 13 में क्या है, 13 में समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसका हल करना। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1, तो क्या प्राप्त होगा इसमें, x माइनस वाई बराबर 1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 2x बराबर कितना प्राप्त होता है, 10, यानी कि x बराबर कितना प्राप्त होगा, 10/2, यानी कि x बराबर 5 प्राप्त होगा। फाइनली x बराबर कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा हमें, x बराबर 5 प्राप्त होगा। अरे x का मान रख देंगे यहाँ तो y निकल जाएगा, जैसे 5 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5, यानी कि 9 में 5 घटा देंगे कितना होगा, 4। तो x 5 और y कितना, 4, यानी कि क्या आंसर होगा इसका, 5 4 होगा। क्या होगा, 5 4। देखिए इसमें 5 4 है, यही ऑप्शन सही है इसमें। अब 14वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्या है 14वें में, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो कौन सा द्विघात समीकरण है, एक एक करके आपको चेक कर लेना है कि जो है तो आपको निकलेगा ये द्विघात समीकरण है। अब कैसे है, देखिए इनको अब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x² और इधर x² है, तो कट के क्या हो जाएगा ये, तो x² आएगा ही नहीं, अधिकतम घात इसमें 2 निकलेगा ही नहीं समीकरण आपको, आप जब हल करिएगा इसको। सेम उसी तरह इसमें भी हो जाएगा कि इससे x² निकलेगा और इससे x², दोनों कैंसिल हो जाएगा, अधिकतम घात 2 होगा ही नहीं, तो द्विघात समीकरण ये भी नहीं होगा। और इसमें आप x² करेंगे और इधर x² निकलेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो अधिकतम घात कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो यही हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो आगे देखने की जरूरत है ही नहीं है हमें। प्रश्न 15वें प्रश्न को बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि D क्या होता है, विकर्ण होता है, यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण का रूप किस तरह होता है, इस तरह का होता है। और D बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। जब भी D यानी कि विकर्ण निकालना, आपको इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, b² माइनस 4ac, तो हमारा क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। और जब कभी D बराबर 0, D बराबर कितना प्राप्त हो, 0, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं, समान होते हैं। वास्तविक एवं क्या निकलते हैं, समान निकलते हैं, इनकी वास्तविक तो होते ही हैं और समान होते हैं, इनके बराबर होते हैं आपस में दोनों ही। जब कभी मूल क्या निकले, 0 से बड़ा निकले, क्या निकले, जब कभी मूल नहीं विकर्ण की D जब 0 से क्या निकले, बड़ा निकले, तो मूल क्या होता है, वास्तविक तो होता है, लेकिन क्या निकलता है, ये असमान होता है, भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग निकलता है। जहाँ हम लोग द्विघात समीकरण है तो इसका मूल तो 2 निकलेगा, लेकिन जो 2 मूल निकलेगा, अगर यदि D बराबर 0 होता है, दोनों मूल क्या निकलेगा, समान निकलेगा और वास्तविक तो होगा ही। D अगर यदि 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी कि अलग अलग निकलेगा, यानी कि भिन्न होगा। और जब D 0 से अगर D छोटा निकलता है, D क्या निकलता है, 0 से छोटा निकलता है, -1 -2 कुछ नेगेटिव निकलता है, D क्या निकलता है, कुछ नेगेटिव निकलता है, तो मूल की प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक होगा, जिसको निकाला ही नहीं जा सकता। अवास्तविक यानी कि अवास्तविक को काल्पनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल क्या निकलेगा, काल्पनिक निकलेगा, यानी कि वास्तविक होगा ही नहीं। तो इनको इन पॉइंटों को याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या पूछा है 14 नंबर में, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इनको तुम लोग हल कर दिए थे, 15 सॉल्व करेंगे। अधिक विकर्ण D 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो मूल क्या होंगे, देखिए 0 से D बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा, यानी कि असमान को क्या कहा जाता है, भिन्न, यानी कि अलग अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। उसके बाद है प्रश्न, द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या है। तो मूल की प्रकृति जानने के लिए क्या हमको पता करना पड़ेगा, D पता करना पड़ेगा। D कैसे निकलता है, b² माइनस 4ac, b² यानी कि x का गुणांक क्या है, b 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 और a कितना है, इसका गुणांक कितना है, 1, और c का गुणांक क्या है, -1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 1 और ये हो जाएगा +4, यानी कि कितना प्राप्त होगा हमें, 5 प्राप्त होगा। यानी कि क्या प्राप्त हो रहा है, D कितना प्राप्त हो रहा है, 0 से ये बड़ा प्राप्त हो रहा है। जब 0 से बड़ा प्राप्त होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और असमान
होता है वही लिखे हैं वास्तविक और क्या होगा असमान होगा यानी कि भिन्न होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए 17वें प्रश्न को देखते हैं, इसको हल करते हैं। 17वें प्रश्न में क्या है, ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे, यानी कि मूल कैसा है, वास्तविक है और भिन्न है। यदि क्या होना चाहिए, ये b² - 4ac क्या होता है, d होता है। क्या कहलाता है, ये d कहलाता है। वास्तविक और भिन्न कब होते हैं, जब 0 से क्या होते हैं, d बड़ा होते हैं। देखिए इसमें d क्या है, 0 से छोटा है। इसमें देखिए d जो है ये d कहलाता है b² - 4ac, ये 0 से क्या है, बड़ा है। तो क्या निकलेगा, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यानी कि वास्तविक तो प्राप्त होंगे लेकिन दो तो प्राप्त होना, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन दोनों क्या होगा, भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग प्राप्त होगा। अब चलिए 18वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 18वें प्रश्न में क्या है, 18वें प्रश्न में है द्विघात समीकरण इतना का विकत कर क्या होगा। अभी बताया आपको विकत कर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें विकत कर डी को कहते हैं। डी बराबर क्या सूत्र होता है, b² - 4ac। b इसमें क्या है, x का गुणांक क्या है, -1 है, यानी कि b कितना है, -1 का स्क्वायर करेंगे और 4 ac, a कितना है, x² का गुणांक कितना है, 1 है, और c कितना है, 3 है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद 1 माइनस हो जाएगा 4 या 12, यानी कि 1 में जब 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, -11 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, सही कौन सा ऑप्शन, -11 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 19वीं प्रश्न को देखें हम। तो 19वीं प्रश्न में है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य समान हो तो k का मान ज्ञात करिए। मूल समान होने के लिए क्या होना पड़ता है, मूल कब समान होता है, जब d बराबर क्या हो, d बराबर 0 प्राप्त हो। d बराबर क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो क्या होगा, मूल आपस में क्या होगा, समान होगा। यानी कि d बराबर क्या सूत्र होता है, b² - 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग। b², b इसमें क्या है देखें तो हम, x का गुणांक क्या है, -4 है, यानी कि -4 का स्क्वायर, फिर -4ac, a क्या है, a इसमें देखें तो क्या है, 1 है, इसका गुणांक कितना है, a, और c कितना है, ck है, बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्राप्त होगा, 4 का -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4k बराबर क्या, 0। अब जब इसको हम 16 -4k को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4k, यानी कि k बराबर प्राप्त कितना होगा हमें, 16/4, यानी कि 4 चौक 16। k का आंसर कितना निकलेगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें 4 आंसर है इसका, k का मान कितना होगा, 4 होगा। अब चलिए 20वें प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है कि इसका मूल्य ज्ञात कीजिए आप। मूल ज्ञात करने का विकत कर वाला सूत्र भी है, ऐसे हम लोग गुणनखंड विधि से तुरंत इसका मूल निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे इसका मूल, तुरंत निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, देखिए गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। ये -5x को 2 भाग में बांट देंगे, -2x - 3x + 6। अब देखिए कैसे गुणनखंड करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x - 2 बचेगा, और इसमें -3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें x - 2 होगा, इसमें बराबर 0। और x - 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x - 2 और x - 3, यानी कि x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा हमें, x बराबर 2 प्राप्त होगा और 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, x बराबर 2 और 3, यानी कि इसका मूल्य कितना निकलेगा, 2 और 3 निकलेगा। अब चलिए 21वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 21वें में है निम्न में से एक कौन AP है। AP पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो जिसका सार व अंतर बराबर निकल रहा हो, जैसे कि 4 में 2 घटाए 2, फिर 8 में 4 घटा दिए, कितना निकल गया, 4। तो ये क्या होना चाहिए, बराबर निकलना चाहिए। अब देखिए 3 में 1 घटाए तो कितना हुआ, 2, और 5 में भी 3 घटाए कितना हुआ, 2, 7 में 5 घटाए तो क्या हुआ, ये भी 2। तो सब में सार व अंतर क्या है, बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, AP। ये तो AP होगा नहीं। देखिए इससे 5 से 25 हुआ, ये 25 में 5 घटाएंगे तो 20, और 125 में 25 घटाएंगे तो ये 20 प्राप्त होने वाला नहीं, यानी कि सार व अंतर इसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर है। तो AP कौन सा है, ये AP है। हम चलिए 22वें प्रश्न को देखें। तो 22वें प्रश्न में है कि AP इतना का 10वां पद क्या है। आपको पता होगा कि 10वां पद कैसे निकालते हैं, A10 बराबर क्या होता है, A + 9D होता है, यानी कि 10वां पद निकालना, यानी कि A10 निकालना, तो A + 9D होता है। D कैसे निकलता है, A2 - A1, यानी कि 7 में 2 घटा देंगे 5, तो D कितना निकल गया, 5, और A कितना दिया है, प्रथम पद होता है AP का A 2 है, और 9, और D कितना है, तो 7 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 5, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 2
और 45 यानी कि मिला के 47। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? आंसर नंबर ये सही होगा, सी सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा, ये सही होगा आपका। तो अब हम लोग 23वें प्रश्न को हल करेंगे। 23वें में क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? 2 अंकों वाली बहुत संख्या, जैसे 10 से 99 तक क्या है, सब 2 अंकों वाली संख्या। तो 3 से विभाजित कौन कौन से है? जैसे 2 अंकों वाले लें तो सबसे पहले होगा 12 विभाजित होगा, फिर होगा 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। इस तरह क्या होगा, चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा? ये 99 तक जाएगा। उसके बाद 100 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो तो 3 अंक का हो जाएगा, 2 ही अंक का लेना है हमें। कहता है 3 से विभाजित कितनी संख्या, ये कितनी है, 1 2 3, इस तरह कितना संख्या होगा 99 तक पहुँचने में? तो कितनी संख्या? तो देखिए यहाँ हमें निकालना क्या है, कितनी संख्या है, यानी कि हमें निकालना है n। व्हाट इज n? n निकालना है। और इसके लिए हमें an दे दिया, यानी कि अंतिम पद दे दिया गया है। कितना अंतिम पद? 99 है। जब an का सूत्र हमें पता है a + n - 1d होता है बराबर 99 लिख दें। अब a क्या होता है? ap का प्रथम पद। ap क्या है? यहाँ ap ये है, इसका प्रथम पद क्या है? 12। तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे, और फिर n - 1d। और d कितना होगा? d सारा अंतर कितना है? पर हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा, बराबर 99। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसमें होगा 12 प्लस ये गुना हो जाएगा इसमें 39 - 3 बराबर 99। उसके बाद होगा ये 39 बराबर हो जाएगा 99, और ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा? +3, और ये +12 इधर आके क्या हो जाएगा? -12। तो टोटल 39 बराबर प्राप्त होगा हमें यहाँ 90 प्राप्त होगा। और 90 को फिर हम n बराबर 90/3 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? 30 तिहाई 90, 30 बार में कट जाएगा। तो n का वैल्यू कितना प्राप्त होगा हमें? यहाँ से 30 प्राप्त होगा, यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 30 संख्याएं हैं। उसके बाद चलिए बनाते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1, फिर क्या होगा 3, फिर 5, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर 9 होगा। इस तरह ये चलते चलते कहाँ तक? 50 तक की बात हो रही है। तो 50 विषम संख्या नहीं होता, 49 विषम संख्या होता है। तो इसकी बात बोल रहा है कि इसमें इसका योग करेंगे तो कितना होगा, यानी कि यहाँ हमें क्या क्या ज़रूरत है, यानी कि निकालना है यहाँ हमें SN योग निकालना है। क्या निकालना है? SN निकालना है। और इसके लिए आपको a दे दिया गया है, d तो हम निकाल ही लेंगे। SN के लिए a, d और n की ज़रूरत पड़ती है। अब n कैसे निकालेंगे? an यहाँ दे रखा, अंतिम पद क्या है इसका? 49 है। तो इससे हम लोग n निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? a + n - 1d होता है, इस तरह कुछ होता है, ये सूत्र होता है। ये n का क्या होता है? a + n - 1d बराबर 49। और a कितना है इसमें? 1 है। कितना है? 1 है। AP का प्रथम पद 1 है। और n कितना है जी? और n तो मैं निकालना है, n पता नहीं है, लेकिन d कितना पता है हमें? 3 में जब 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा, बराबर 49। तो इससे में n निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, 1 प्लस ये 2 गुना n हो जाएगा 2n माइनस 2 गुना -1 - 2 बराबर 49। तो इसमें हो जाएगा 2n बराबर 49, ये -2 इधर आके +2, और ये -1 हो जाएगा, यानी कि 51 में 1 घटाएंगे तो 50 होगा। 2n बराबर 50। तो n बराबर कितना होगा बाबू? n बराबर होगा 25 प्राप्त होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? 25 होगा, यानी कि 25। अब तो n निकाल लिए मैं, आंसर तो अभी निकला नहीं है, क्योंकि n निकाल हमको निकालना क्या है? SN निकालना। तो SN का सूत्र क्या होता है? चलिए लिखें इनको अब। SN का सूत्र ये होता है, इसमें बिठा दें। n कितना निकालें? 25। 25/2 ये हो जाएगा 2a, यानी कि a 1 है तो 2a कितना होगा? 2 गुने a + n कितना है? 25। 25 में 1 घटाएंगे 24 होगा। और d कितना लिखेंगे यहाँ? d कितना है? 3 में 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि d कितना है? 2। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 25/2 गुने यहाँ होगा, ये हो जाएगा 2 जोड़ ये हो जाएगा 48। 48 2 कितना होता है बाबू? 50 होता है। कितना होता है? 50 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 25/2 गुने
50 यानी कि 2 से कटा देंगे 25 बार में, 25 गुना 25 कितना होता है 625। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए 25वें प्रश्न को सॉल्व। 25वें प्रश्न में सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, संपाती होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, समरूप होगा। सब वृत्त एक जैसे होते हैं, जैसे कि ये देखिए ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, लेकिन सब क्या है, सबका रूप एक जैसा, यानी कि सब क्या है, समरूप है। यानी कि वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम किसको कहते हैं, सर्वांगसम उसको कहते हैं जैसे कि ये इतना इसका क्षेत्रफल है इस वृत्त का, तो इतना ही क्षेत्रफल होगा, तब कहेंगे ये एक दूसरे का क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन वृत्त, सभी वृत्त तो एक जैसा होता नहीं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो सर्वांगसम नहीं है, ये क्या है, समरूप है, यानी कि एक जैसे रूप है इनका, क्या है, एक जैसे रूप है। अब चलिए 26वें प्रश्न पर जाते हैं। 26वें प्रश्न में है, आकृति में यदि DE समांतर BC है और ये सब दे दिया गया, यानी कि DB दिया है 2 सेंटीमीटर, DB कितना है 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है, AE कितना दे दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और EC दे दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो निकालने क्या बोला गया है, AD निकालना आपको। AD कैसे निकलेगा, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि D समांतर BC है। तुम लोग एक प्रमेय पढ़े थे 6.1 में, क्या पढ़े थे, जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या करती है, इस भुजाओं ये इसको और इसको समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी कि क्या होगा, AD बटे DB बराबर क्या, AE बटे EC, क्या होगा, AE बटे EC। कहाँ से होगा, ये प्रमेय 6.1 में पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे। अब देखिए AD यहाँ नहीं दिया है, AD निकालना है। DB दे दिया है 2, और ये कितना दे दिया है, AE दिया है 1.5, और ये दिया है 3। अब AD गुना ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, AD गुना 3 और 2 गुना 1.5, यानी कि AD बराबर क्या होगा, 2 गुना 1.5 कितना होगा 3, और ये इधर गुना में इधर आके भाग, यानी कि 3 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो AD बराबर क्या सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। इसमें हम लोग 27वें प्रश्न को देखें तो क्या है इसमें, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, किस कसौटी से होते हैं, ये बताना आपको। यानी कि 2 त्रिभुज है, मान लें इस तरह कुछ त्रिभुज है 2, ये दोनों समरूप हैं, जिसमें क्या है, संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। संगत कोण क्या है, बराबर है। तो कौन से कसौटी से हैं, तो कौन से कसौटी से हैं, एंगल 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 कसौटी से, यानी कि ए से कसौटी से, यानी कि ये सही होगा। अब आगे आएंगे 28वें प्रश्न में है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। आपको एक आकृति इस तरह और इस तरह का दे दिया गया है, इसमें बोला है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सर्वांगसम कौन सा, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है, कि A पर 60 डिग्री है, P पर 60 डिग्री है, B पर 80 डिग्री है, Q पर 80 डिग्री है, C पर 40 डिग्री है, R पर 40 डिग्री है। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब 29वें प्रश्न पर जाते हैं हम लोग। 29वां प्रश्न क्या है, यदि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात कितना दिया है 4:9, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है किसी 2 समरूप त्रिभुजों का, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा का अनुपात का क्या होता है, ये बराबर होता है संगत भुजा के अनुपात का, नहीं, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्ग के बराबर। तो इसका संगत भुजा दे दिया गया है 4:9 दिया, यानी कि 4/9 दिया, तो कितना निकल जाएगा, 4 चौक 16/81, यानी कि कितना 16:81 प्राप्त होगा। कितना होगा, 16:81। हम 30वें प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या है, 30वां प्रश्न में है कि एक समबाहु त्रिभुज, हम जिसकी भुजा क्या है 2a, यानी कि 2 है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि 2a ये भी है, 2a ये भी है, और ये भी 2a है। मैं कहता हूँ उनके शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी। ये जो शीर्ष लंब इसमें देंगे हम, जो 90 डिग्री होता है, इधर कौन बनाता है, इसका जो लंबाई होगा ये क्या होगा, AD नाम दे दें, AD की लंबाई क्या होगा, यानी कि ABC त्रिभुज है मान लें, तो AD की लंबाई आखिर क्या होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए 2a है, इसको विभाजित करती है तो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये a है और ये क्या है,
ए है। यहाँ देख रहे हैं एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज इतना सा इतना बन रहा है। एक ये भुजा दिया गया है, ये भुजा दिया गया है, तो ये भुजा आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं हम लोग कि क्या निकाल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर घटा देंगे उसमें, तो क्या निकल जाएगा, लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। तो वही करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर में क्या कर देंगे, घटा देंगे किसको, आधार का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लंब प्राप्त हो जाएगा, ये लंब। तो कैसे होगा ये देखिए, 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ये हो जाएगा इतना, ये रूट अंडर के साथ होगा, इसको ध्यान रखना आप। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a और √3 तो है ही, तो ये आंसर होगा इसका। कौन सा सही होगा, ये सही होगा। अब चलिए 31वें प्रश्न को हल करते हैं। चलिए 31वें में त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना सेंटीमीटर, AC बराबर इतना और BC बराबर इतना, तो B कोण क्या होगा। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें इस तरह का, इसमें क्या है, AC कितना दे रखा है, यहाँ 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और BC कितना दे रखा है, BC से 6 सेंटीमीटर दे रखा है BC, और AB दे रखा है हमें 6√3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें बताना है कि ये कोण जो B है ये कितना डिग्री का है। इसमें ध्यान से देखें तो ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल का फॉलो कर रहा है। देखिए ये 12 का स्क्वायर करेंगे, ये होता क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता था पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो देखिए कुछ यही रूल फॉलो होता है। इसमें 12 का स्क्वायर करेंगे और इधर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे और 6√3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 6 के 36, और 36 गुने 3 कर देंगे इसमें, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो इससे निकलेगा 144 और इधर 144 है। तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का रूल का फॉलो कर रहा है। तो कौन भी क्या होना चाहिए, एक समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होगा। क्या होगा इसमें, 90 डिग्री होगा। अब 32वें प्रश्न को हल करें। 32वें प्रश्न क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जब एक वृत्त रहता है इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक होगी। कैसे, देखिए यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारा इसमें खींच सकते हैं हम लोग स्पर्श रेखाएं, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब चलिए 33वें प्रश्न को हल करते हैं। 33वें में क्या है, वृत्त के केंद्र से, मान लें एक वृत्त है जिसका केंद्र है कुछ ये O केंद्र है, केंद्र से क्या बोला जा रहा है 13 सेंटीमीटर दूर, इससे कितना दूर 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, ऐसा बोलता है 13 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक बिंदु है। उसके बाद बोला है स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। यहाँ से वृत्त पर अगर दी स्पर्श रेखा खींचेंगे, सीधा खींचना आपको, स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु से, तो कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई भी दे दी गई है 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। प्रमेय 10.2 में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रमेय 10.2 में क्या पढ़े थे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है, पढ़ चुके हैं, जानते हैं हम लोग। तो ये लंब है, ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 घटा कितना 144 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 का रूट अंडर कितना होता है 5 होता है। तो क्या आंसर सही होगा इसमें 5, ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलें, तो आगे है एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहते हैं एक वृत्त है, एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है, एक बिंदु Q से, ये कहता है। उसके बाद कहता है Q की केंद्र से, ये जो Q है इसकी केंद्र इसकी जो है इससे दूरी इसकी कितनी है, दे दिया गया है यहाँ 25 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है कि वृत्त की आप क्या प्राप्त करिए, त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है, भी जाने हम लोग पहले से कक्षा में आप पढ़े होंगे। तो ये 25 है और ये 24 है, तो ये कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा। इसमें कैसे होगा, देखिए OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर
क्या होता है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, ओबी है, ओबी का स्क्वायर। तो हमें प्राप्त क्या करना है, इसमें ओबी प्राप्त करना है। तो इसको हम लोग लिख दें, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर घटा बी क्यू का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर। यानी कि ओबी का स्क्वायर में इसके स्क्वायर में इसको घटाएंगे तो ओबी का स्क्वायर क्या होगा, निकल जाएगा। अब चलिए ओ क्यू का स्क्वायर करते हैं। ओ क्यू यानी कि 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625, और प्राप्त होता है बी क्यू का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर करते हैं तो प्राप्त होता है हमें 576 प्राप्त होता है। और 625 में जब 576 घटाते हैं तो प्राप्त होता है हमें, तो कितना प्राप्त होता है हमें, 49 प्राप्त होता है। 49 बराबर ओबी का स्क्वायर, यानी कि ओबी बराबर कितना होगा, 49 का रूट अंडर, यानी कि इसका कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 34 का 7 होगा। क्या होगा यहाँ, 7 होगा। अब चलिए 35वें प्रश्न को हल करें। 35वें में क्या है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। दो सकेंद्री, सकेंद्री करने का मतलब है कि एक ही केंद्र पर दो वृत्तें हैं, एक बड़ा और एक छोटा है। छोटा का कितना त्रिज्या दे दिया गया है यहाँ 3, और बड़ा का कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। यानी कि ये है बड़ा का टोटल कितना है, 5 है। कितना है बड़ा का, 5 सेंटीमीटर है, और छोटा का इतना से इतना क्या है, 3 सेंटीमीटर है। कितना से कितना, इतना से इतना तक है। उसके बाद कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कहता है इसकी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इसकी एक जीवा ज्ञात कीजिए। ये सब क्या होते हैं, वृत्त के बहुत सारे जीवाएँ होते हैं, अनंत जीवाएँ होते हैं। 1 जीवा, 2 जीवा, 3 जीवा, इस तरह सब जीवाएँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। तो यहाँ हमें इस जीवा को निकालना है। तो इस जीवा को कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो प्राप्त क्या करना हमें, ये इसी का डबल क्या होगा, पूरे जीवा होगा। ये यानी कि आधा है, ये आधा मिला के कितना हो जाएगा, पूरा जीवा। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना निकलेगा, यानी कि 25 के स्क्वायर में 9 घटाएंगे तो 16 होगा। 16 का रूट अंडर करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। कितना होगा, 4 प्राप्त होगा। यानी कि 4 दूने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें 8 आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 36वें प्रश्न को देखें। तो त्रिज्यखंड का सीधा सा इसमें पूछ दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, थीटे बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए यही प्रश्न, यही सेम लिखा गया, पाई स्क्वायर इंटू थीटा, यानी कि ऊपर में ये दोनों है, बटे क्या है इसका, 360 है। तो ये क्या करेक्ट है एकदम, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग चलिए 37वां प्रश्न में क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। अभी बताए थे सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसमें भी एक फॉर्मूला पूछ दिया गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो इसका सूत्र क्या होता है चाप की लंबाई निकालने का, कि थीटा बटे 360 गुणे क्या होता है, पाई आर, 2 पाई आर। तो यही यहाँ दिया गया है, थीटे इंटू 2 पाई आर है, यानी कि थीटे इंटू 2 पाई आर, बटे में क्या है, 360 है। तो ये ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर जाएं। तो नेक्स्ट प्रश्न में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है इसमें, 60 है, 60 बटे 360 गुने पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 के 36 और 1 6 का स्क्वायर यहाँ से कट गया तो कितना प्राप्त होता है हमें, ये दोनों को गुना कर दें, 22 गुने 6 कर देंगे तो जाएगा 14 12 132/7 प्राप्त होता है। कितना होता है, 132/7 होता है। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब चलिए अंतिम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अंतिम प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। एक घोड़ा एक मैदान में 7 सेंटीमीटर, इसका रस्सी की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, इससे बांध दिया गया है इसको। उसके बाद बोला गया है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। तो ये घोड़ा यहाँ से लेकर ये गोल गोल चढ़ते 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 इससे ज़्यादा तो ये चढ़ नहीं पाएगा। एक वृत्त की तरह बनाएगा नहीं, कितने ये चढ़ पाएगा इतने भाग का। और जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो जितना भाग ये चढ़ेगा उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तो R7 दिया गया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 22/7 गुना R का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। एक 7 कट जाएगा, यहाँ 22 गुना 7 हो जाएगा 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट मेरा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में और सभी सेट का सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी सेट हैं सबका सॉल्यूशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले आप तक पहुंच